मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का एक और वीडियो लेकर आपके पास आए हुए हैं। आप ग्रुप ए का ही कल जो वीडियोज़ हम के पास पेश किए थे वो वीडियो था 1 to 10 तक। क्वेश्चन ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का वीडियो बनाए थे। आज हम देखेंगे 11 के बाद जितने सारे बचे हुए यानी कि 20 तक, यानी कि 11 से 20 तक, यानी कि आज फिर से हम 10 मल्टीपल क्वेश्चन को देखेंगे और जानेंगे कि क्या कौन सा आंसर सही है। पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। अगर ऑप्शन जो सही है कैसे सही है उस पूरे डिटेल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके फिर देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इस वीडियो का जो पहला नंबर है, ऐसे तो क्वेश्चन नंबर ये 11 है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो एंगल डिफ्रैक्शन हम लोग डेल्टा से पूछ रहा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है ये इनमें से 4 में से कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको डिटेल में समझते हैं पहले कि प्रिज्म के बारे में, और वहाँ से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि ऐसे होता कौन है इसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रिज्म का हम लोग बनाते हैं। तो ये होता क्या है कि इसमें एक प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म होता है कोई भी अगर रे अगर यहाँ पे लाके हम इंसिडेंट कराते हैं इस प्रिज्म से, तो यहाँ पे देखिए इसके परपेंडिकुलर ये इस जगह पे हमारा बनेगा नॉर्मल, इस जगह पे हमारा बनेगा नॉर्मल। अगर यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो ये नॉर्मल हो गया n1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है और ये एयर है, यानी कि रेयर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर जा रहा था वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो इसको कायदे से जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। नॉर्मल मेरा किधर है, इधर, यानी नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ये ऐसे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे फिर से मीडियम फेस कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिंग मीडियम फेस कर रहा है। फिर डेंसर से अब रेयर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे अगेन एक नॉर्मल बनेगा। तो ये यहाँ से फिर से हमारा नॉर्मल बन गया। अब क्या है कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि हमारा अब डेंसर से रेयर में जा रहा है। जैसे जैसे डेंसर से रेयर जाता है हम नॉर्मल से दूर भागता है, तो ये हमारा बॉडी ऐसे निकल जाएगी। सॉरी, रे ऑफ लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। खैर, इसको हम बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ए से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यानी कि इसको यहाँ पे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बी और सी, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो असल रे है जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में लेकिन गया इस डायरेक्शन में। तो ये कितना मुड़ा, तो ये बंदा इतना मुड़ गया, यानी कि ये जो लाइन है ये इतना, ठीक है, इतना मुड़ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा, और यही इसी को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। कम से कम जो डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन बोलता है, और वो कितना है ये चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है, ये इंसिडेंस बनता है। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और हमारा रे मिलेगा, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं R2 मान के चलते हैं, इसको R1 मान के चलते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप इसको I1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा हो गया R1। अगर इसको हम लोग I1 ले लेते हैं तो और इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। समटाइम्स कहीं ना कहीं एंगल ऑफ ई भी मिलेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। क्लियर, अब इन सब के रिस्पेक्ट में हमको ये डेल्टा निकालना है। चलिए डेल्टा निकालना, तो अब यहाँ से हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं P, चलिए इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं R, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। ठीक है, इस पॉइंट को दे देते हैं N, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं N। अब हम लोग चलिए यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है, ये जो एंगल है और ये एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, ये डॉट डॉट एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दिख रहा है। हाँ, चलिए तो हमारा इस एंगल की बात करते हैं NQP में। अगर हम ये ट्राइंगल यहाँ पे हम बाहर में बना देते हैं ट्राइंगल, ये ऐसे ट्राइंगल हम बना दे रहे हैं, ये डेल्टा है मेरा। ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये R1 है, यहाँ पे क्या है R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टोटल एंगल जो है ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, यानी कि I के बराबर है। तो अगर इस I में R1, ये I है तो ये बड़ा वाला एंगल भी हमारा I होगा। अगर इस I में R1 घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये एंगल मतलब ये NPR, ये एंगल निकल जाएगा। करते हैं ये एंगल हम लोग ये फार्मूला फाइंड करते हैं, इससे पूरा डिटेल में हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इस एंगल में लेते हैं NPR में लेते हैं, यानी कि हम जो वैल्यू जो ले रहे हैं हम लोग NPR के लिए ले रहे हैं, NPR के लिए, NPR ट्राइंगल के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या है, इसको 1 माने, इसको 2 माने, यानी कि एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल एंगल के सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल 2 इंटरनल एंगल के बराबर होता है। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो एंगल I1 है, ये एंगल 1 जो है, इस टोटल I1, ये I है तो ये I, यानी कि ये अगर ये I है तो ये भी I हो जाएगा। क्लियर, अब ये जब I होगा तो यहाँ पे देखिए इस I में से R1 घटा देंगे तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा। यानी कि हमसे क्या पता चल रहा है कि ये I1 में R1 घटा देंगे तो ये एंगल 1 निकल जाएगा, ये मेरा एंगल 1 है। ठीक है, ये एंगल 2 है। तो चलिए एंगल 1 के लिए हम क्या ले सकते हैं, I1 माइनस
I1 माइनस R1 प्लस एंगल 2 के लिए इसी तरह एंगल 2 के लिए लेंगे, ये एंगल टोटल 2 है, यानी कि ये टोटल हमारा क्या ले रहे हैं I2 ये हमारा I2 हो गया, इस I2 में R2 हटा देंगे, ये एंगल हमारा 2 निकल जाएगा, तो एंगल 2 इसका 2 क्या आ जाएगा I2 माइनस R2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे हम लोग अरेंज कर देते हैं, ये इसको एक साथ रख देते हैं, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले, यहाँ से कॉमन लेते, ये बचेगा R1 प्लस R2 निकल जाएगा। ये इक्वेशन हमारा मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, I1 और I2 और R1 R2 का वैल्यू पुट करके इस हमको असल में निकालना ए और म्यू के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए के लिए निकालते हैं। ये ट्राइंगल देखने की कोशिश कीजिए, ए पी क्यू आर में 4 ट्राइंगल है, ए पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये ए पी क्यू आर, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये तीनों मिला के होता 360 डिग्री, यानी कि ये चारों एंगल मिला के ये चार मिला के 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये नॉर्मल बन रहा है, ये नॉर्मल बन रहा है, ये यहाँ पे जो है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। देखिए ये भी नॉर्मल है, तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या आ जाएगा अपन आपस में 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल ओ, अगर एंगल क्यू इस एंगल की बात करें, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ का पता चल जा रहा है कि एंगल, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं या क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ए पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो ये दोनों हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल का टोटल 90 डिग्री है, ये भी टोटल का टोटल 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, तो टोटल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री मतलब ये दोनों मिला के 90 डिग्री 180 डिग्री होने के बाद चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के 360 होता है, ये दोनों अलग मिला के 180 है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एंगल जो ए है प्लस ये एंगल ये क्यू है, जो है एंगल क्यू है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। क्लियर है ना, यहाँ से चलिए, तो ये इक्वेशन एक और हो गया हमारा, 2 इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम फिर से आते हैं इस ट्राइंगल की बात करते हैं। यहाँ से देखिए पी क्यू आर की बात करते हैं, यहाँ पे से पी क्यू आर की बात करते हैं, कुछ हम लोग यहाँ फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। चलिए ये मेरा क्या है R2 है, ये क्या है मेरा R1 है। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये R1 ये R2 और ये Q, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल बन रहा है। तो एक ट्राइंगल का जो तीनों जो एंगल है उसका सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है, ये हमारा एंगल है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इस ट्राइंगल से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो एंगल हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए 3 होता है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 2 से और 3 से कंपेयर करते हैं, तो ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब ये बराबर ये दोनों के बराबर होगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है A आ रहा है। तो एक चीज़ हमारा निकल गया यहाँ से, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब हमको निकालना है I1 प्लस I2, तो हम लोग स्नेल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि जो μ2 माइनस μ1 जो होता है वो हो जाएगा साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। ठीक है, यानी कि हमारा I, ये जो I है I1, ये हो जाएगा I1, और ये इसके अगर इस फेस के लिए लेते हैं पॉइंट P के लिए, एट P अगर P के लिए लेते हैं तो साइन I और यहाँ के μ1 मतलब ये हो गया 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान, या फिर अभी μ1 ही रहने देते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम में है तो इसको μ1 मानते हैं, इसको μ मानते हैं। ठीक है, या इसको यहाँ पे μ1 जो है उसको 1 मान लेते हैं क्योंकि एयर है, और इसको μ ही रहने देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो इसको I1 और इसको R1 भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको I1 R1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसके कारण हम नियरली इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर I1 का वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये एयर है। तो हमारे यहाँ से अब μ2 को हम लोग क्या माने, म्यू माने हैं, तो ये म्यू हो गया, समझिए कि ये म्यू हो गया। तो ये हमारा I1 कहाँ निकलेगा, म्यू R1 निकल जाएगा, I1 इक्वल टू म्यू R1 यहाँ पे निकल गया। चलिए अब इसी तरह इसको इक्वेशन एक और मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इसी तरह इस फेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 निकलेगा, तो I2 क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, म्यू इक्वल टू R2 निकलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन। अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे I1 प्लस I2 है। अगर ऐड कर देते हैं I1 प्लस I2 तो हमारा क्या निकलेगा, म्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा R1 प्लस
R2 निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, A, कितना है A, यानी कि I1 प्लस I2 हमारा कितना निकला हुआ है, A निकला हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि म्यू A निकला हुआ है, म्यू A, ठीक है ना। ये म्यू हो गया, R1 प्लस R2 यहाँ पे A है, क्लियर। अब ये ध्यान दीजिए, अब इस इक्वेशन से आते हैं वापस, इस इक्वेशन से आते हैं। इस इक्वेशन क्या बता रहा है, म्यू। अब यहाँ पे क्या I1 प्लस I2 कितना निकला हुआ है, म्यू A, तो आ जाएगा म्यू A, ठीक है। फिर है माइनस, फिर यहाँ देंगे माइनस, उसके बाद R1 प्लस R2 कितना निकला हुआ है, A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, क्लियर। चलिए अब लोग डेल्टा इक्वल टू A को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा A, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए वो सही है, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू A, ओके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। हाँ, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो बता रहा है, यानी कि पूछ रहा है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी कि आईपीस लेंस की बात कर रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है, दोनों के बीच में जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, जैसा भी है वो कैसा बनेगा उस चीज़ से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसा बनता है सब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो याद देखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। इसमें से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो सामने वाला जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है छोटा, और हमारा आईपीस जो लेंस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये आईपीस लेंस हमारा बड़ा होता है। होता क्या है कि इसको हम लोग एक इमेज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एक इमेज को रखेंगे, इसके रे डायग्राम को एक पैरेलल ले जाएंगे। जैसे ये पैरेलल ले जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा जो रे है हमारा ये इस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है, इस पॉइंट से गुजरेगी और ये कहीं तक आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक लेते आए, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे जाएगी और इससे गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे दोनों का एक दूसरे को कट कर रहा है। यहाँ पे जैसे कट कर रहा है तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा, और दिखने से पता चल रहा है कि इससे बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है कि इसके ये भी हमारे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसको बोलते हैं आईपीस, इसको बोलते हैं आईपीस बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीस। तो इन दोनों के बीच में जो इमेज बना है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये इमेज कैसा बना हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इससे ये बड़ा बना हुआ है, यानी कि बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड तो सब में है, ये छोड़ के ये हमारा इसमें भी मैग्नीफाइड, इसमें भी मैग्नीफाइड। दूसरा ये दिख रहा है कि उल्टा बना हुआ, उल्टा, इरेक्ट, तो इरेक्ट किस में दिया हुआ है, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, यानी सॉरी उल्टा बना नहीं, इन्वर्टेड बना, तो इन्वर्टेड किस में दिया हुआ है, इसमें, सिर्फ इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड बना हुआ है। यहीं से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। उनमें से एक और क्या चीज़ है, रियल, तो ऑफकोर्स ये रियल बन रहा है, हमारे जितने भी लेंस है सारे रियल बनाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टैब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो कौन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारे जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का है, और ये सारा वेव फेनोमेना बताता है, ये वेव नेचर बताता है। लेकिन एक ऐसा ही है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा पार्टिकल नेचर बताता है। अब हम लोग इसको डुअल नेचर में पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एंड रेडिएशन, उसमें ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही बताता है कि लाइट का 2 नेचर होता है, एक वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन ये सारा जो ये 3 जो है हमारा, ये वेव नेचर शो करता है। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में इस चीज़ को पढ़े हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में हमारा क्या बताता है कि जैसे कोई लाइट मतलब आ रहा है, उसकी एनर्जी मान लीजिए h है, अगर ये h है तो ये एनर्जी क्या करेगा, जब जैसे ही ये मैटर से इंटरेक्ट करेगा या फिर मेटल सरफेस पे इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा इजेक्ट होगा तो इसको यहाँ पे देखिए, पहले बात इसको निकालने में खर्चा हुआ होगा कुछ एनर्जी, तो जो एनर्जी खपत हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन खपत हुआ। उसके बाद यहाँ ये इसको ले जाने में कुछ एनर्जी खपत हुआ, तो यहाँ पे ले जाने यानी कि मोशन में, तो मोशन में हमारा कौन सा एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो h ऊपर से आता है वो हमारा 2 भाग में बढ़ जाता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो एनर्जी हमारा ऊपर से रेडिएट किया आके मैटर पे फॉल किया तो वहाँ से क्या हुआ, हमारा एटम या इलेक्ट्रॉन निकला और वो उसके क्या वो कुछ एनर्जी गेन किया, वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया। तो ये हमारा आइंस्टाइन ने इक्वेशन हमारा दिया था। तो यहाँ से क्या पता रहा है कि जैसे ये हमारा फोटोन यानी कि लाइट जैसे आके फोटोन हमारा मैटर से टकरा रहा है, जैसे ही मैटर से टकरा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही टकरा रहा है तो हमारा मैटर नेचर शो करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा वेव फोटोन
मैटर जैसे पार्टिकल नेचर शो करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एनर्जी सारा का सारा खत्म हो गया। कुछ एनर्जी क्या हुआ, इसको निकालने में वर्क फंक्शन में खत्म हो गया, बाकी जो एनर्जी बचा वो हमारा इलेक्ट्रॉन को ले जाने में खपत किया। यानी कि हमारा वेव अब कैसा शो कर रहा है, पार्टिकल जैसा शो कर रहा है। पहले भी क्या था, वेव था, मैटर से टकराने के बाद क्या करेगा, ये पार्टिकल जैसा वेव करने वाला लगेगा। तो यही हमारा एक फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमको दोनों नेचर बताता है। यानी कि असल में ये है जो पार्टिकल नेचर बताता है लाइट का। इन लोग तो पहले से बता चुका है कि ये वेव नेचर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इज 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब भाई हुआ कि एक दो हमारे वेव हैं और उसकी इंटेंसिटी एक का I1 है और एक का I2 है, ठीक है। इन दोनों जब मर्ज करेगा तो हमारा एक नया बनेगा I, और वो इन दोनों ये बनता कितना है, I हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस √2 I1 I2 cos फाई होता है। यानी कि यहाँ पे एक एंगल आता है, यानी कि ये फेज चेंज आता है। ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है, ठीक है। अब इसमें से एक मैक्सिमा होता है और एक मिनिमा होता है। तो इस केस में हम मैक्सिमा कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमा कब होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम अगर मैक्सिमा के लिए लेते हैं तो मैक्सिमा होने के लिए क्या शर्त है, ये कंत कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब जाके हमको मैक्सिमा देगा, ठीक है। क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तब जाके हमको मैक्सिमा देगा। तो ये जब जैसे ही हमारे मैक्सिमा के लिए क्या ये 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हमको क्या बच जाएगा, I1 I2 प्लस 2 √I1 I2, ठीक है। इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में, तो ये आ जाएगा I1, ठीक है, प्लस √I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर इतना, b स्क्वायर इतना, प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमा। अब हम लोग इसका निकालेंगे, मिनिमा के लिए निकालेंगे। तो मिनिमा के लिए क्या शर्त है, मिनिमा का शर्त है कि ये हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। यानी कि कॉस पाई का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो इसके लिए हमको कितना होना चाहिए, -1 होना ज़रूरी है, तब तो हमको क्या देगा, मिनिमम देगा। सबसे मिनिमम यही वैल्यू है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा कॉस का यही होता है। इसी पे डिपेंड करेगा, इस फेज पे ही डिपेंड करेगा कौन मैक्सिमा होगा और कौन मिनिमा होगा। तो जैसे ही हमको माइनस देगा तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इंटेंसिटी क्या निकालेंगे, सेम यही चीज़ आ जाएगा हमारा। तो यहाँ जाएगा I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम फार्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना, क्योंकि ये हमको माइनस करके यहाँ दे देगा। तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमा। अब इसी का रेशियो निकालना है हमको। यहाँ पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि इन दोनों का हमको रेशियो निकालना, तो वो कितना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है वो चीज़ देखने की वाली बात है। तो गिवन दिया हुआ है इंटेंसिटी 2 जो लाइट दिया हुआ है, यानी कि I1:2 I1 I2 दिया हुआ है। यानी कि गिवन दिया हुआ है I1/I2 इक्वल दिया हुआ है 16/9 दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ। अगर यहाँ से वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं कि I1 कितना होगा, तो I1 कितना हो जाएगा, 16/9 इंटू I2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मैक्सिमा के लिए निकालना था, I max कितना होगा। तो यहाँ से चलिए अगर वैल्यू अगर पुट करते हैं I max, ठीक है, और अगर रेशियो भी निकालते हैं I min का, अगर डायरेक्टली रेशियो निकालते हैं अगर I max और I min का, तो कितना होगा ये जान लीजिए। तो I max का क्या होता है, √I1, ठीक है। तो I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू इतना है, ठीक है। I1 का वैल्यू हमारा इतना है। तो I1 का वैल्यू हो गया 16/9 I2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस और ये आ जाएगा वैल्यू, हाँ, √I2, ये आ जाएगा √I2। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, फिर से होल स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है ना। अब ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो यहाँ पे I2 हो गया। अभी देखिए ये वैल्यू जो हमारा रूट है, पहले उसके बाद नीचे भी यही हाल हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 16/9, ये रूट में चला जाएगा टोटल, और ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा माइनस √I2 हो जाएगा, श्योर। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे I2 आ जाएगा, क्लियर है। अब इस I2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, इस I2 को हम लोग यहाँ से बाहर ले जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 4/3, तो या फिर डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं और एक और वैल्यू ले लेते हैं, ये हम लोग रेशियो यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/3 प्लस I2 हमको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं I2 को, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे I2 कॉमन लिया, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, I2 बच जाएगा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रूट I2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, I2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ बच जाएगा मेरा I2 बच जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए कीजिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ये I2 कैंसिल। अब नीचे क्या आएगा, सो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी उल्टा ले लिए हम लोग, ये 4/3 है ना, 4/3 है, तो 4 में एक 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/3 आ जाएगा। 3 कैंसिल, यानी कि 7:1 आंसर होना चाहिए 7:1। क्या, अच्छा सॉरी इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका आ जाएगा 7:1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 7 जा 49:1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए तो यहाँ पे हाँ डाल देते सर, तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायरिंग करते चले जाएंगे, हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का वेवलेंथ सिंपल पूछा, और कुछ नहीं पूछा इसमें। मैटर वेव यानी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है, ये चीज़ हम लोग को पता लगाना, ये इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना वैल्यू होता है। हमारे प्लांक्स ने बताया था कि जो एनर्जी होता है वो एक पैकेट होता है, एक पैकेट, और एक पैकेट बराबर होता है h न्यू, मतलब ये क्वांटाइज होता है, एनर्जी क्वांटाइज होता है, और वन क्वांट ऑफ एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है। ठीक है, एक और हमारा इक्वेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि E = mc² होता है, E = mc² का होता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत फास्ट मूविंग है, जो इसके करीब करीब मूव कर रहा है, या फिर रहने देते हैं E = mc²। ठीक है, इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये इक्वल इतना हो जाएगा मेरा। इससे क्या पता चल रहा है इक्वेशन 1 से कि h न्यू इक्वल टू हो जाएगा mc² हो जा रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यू को हटाना है हमको, तो न्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि जो c है वो कंपोजिशन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा c/λ, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू। यहाँ पे अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैठा देते हैं c/λ, इधर आ जाएगा mc², c कैंसिल हो जाएगा, इस लैम्डा हमको लैम्डा निकालना, तो इस लैम्डा को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h बच गया और ये mc नीचे आके बैठ गया mc। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है m और c मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, यानी कि h/p होता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए h/p क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो न्यूक्लियाई से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कैसे डिसाइड करते हैं कि ये न्यूक्लियस इतना स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। जैसे बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो सारे स्टेबल नहीं है, वो अपने आप क्या करता है, अपने आप इमिशन होता है, वहाँ से जो हमारा न्यूक्लियाई है वो टूट के स्पॉन्टेनियसली हमारा बिखर जाता है, यानी कि टूट के निकल जाता है। ठीक है, तो वो हमारा बहुत सारा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। तो कुछ जो है कुछ बहुत सारा आइटम्स है, बहुत सारा हमारा एलिमेंट है जो स्टेबल है, जैसे आयरन वगैरह, वो अपने आप टूटने वाला नहीं है, बहुत सारा है, मैक्सिमम है, जैसे हाइड्रोजन है, यानी कि 150 के बाद जितना है वो सारे अनस्टेबल में से आ जाता है, और 150 180 के जो पहले हमारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे स्टेबल में आते हैं। लेकिन हम उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, उसके स्टेबिलिटी हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से न्यूक्लियन के बेसिस पर करते हैं कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी हर एक न्यूक्लियन के लिए कितना है। तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, वन एक प्रोटॉन और न्यूक्लियन
नंबर ऑफ सिर्फ न्यूक्लियन से नहीं चलेगा, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से काम चलेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स पे डिपेंड करेगा, साथ साथ वो डिपेंड करेगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है, सबके अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी होते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी होता है क्या, तो बाइंडिंग एनर्जी होता है कि वो भी न्यूक्लियन हमारा न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से कितना बाइंड है, या फिर न्यूक्लियस से कितना बाइंड है, यानी जितना बाइंड है अगर उसको तोड़ने के लिए उतने एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही हमको डिसाइड करता है ये कितना स्टेबल है न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब हर एक बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से। असल स्टेबल का मतलब होता है कितना फिक्स है वो, कितना टूटने वाला है, तो कैसे टूटेगा, जितना हम एनर्जी सप्लाई करेंगे यानी कि उतनी बाइंडिंग एनर्जी, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा उसके पर न्यूक्लियन के हिसाब से, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत ही आसान, अब तक जितना भी सारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पूछा गया उनमें से सबसे आसान है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दी पूछ रहा है कि E = mc² इज इक्वल, ये E² किसका इक्वेशन है और इसको इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे खुद देखिए एनर्जी और मास है, यानी कि एनर्जी और मास का रिलेशन है, ठीक है, और ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो वही है मास एनर्जी रिलेशन, किसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज सही। अब यहाँ पे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, अभी जस्ट हमको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आता है। जैसे ही HNu रेडिएशन आता है, HNu, तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। पहला है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में वर्क होगा, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसके बाद जो एनर्जी इसका बचा वो एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी में सप्लाई कर देता है, तो यह हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये पहला के लिए ये हो गया, दूसरा के लिए हमारा ये हो गया, तीसरा के लिए प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट भी जस्ट हम इससे पहले वीडियो में बताएं, जब वेवलेंथ निकालें तो क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है कि जो एनर्जी हमारा होता है वो एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी, टाइनी पैकेट का होता है, एक क्वांटम, और एक क्वांटम ऑफ लाइट होता है HNu। तो ये हमारा पहला के लिए हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद है, सॉरी ये तीसरा हो गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के लिए, और ये हो गया हमारा पहला के लिए, और ये हो गया दूसरा के लिए। और आइंस्टाइन रिलेटिविटी तो पता ही है, रिलेटिविटी क्वेश्चन मास से रिलेटेड दिया हुआ है कि जो हमारा वेरिएबल मास है वो रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1/v²/c² रूट अंडर ये होता है, ये हमारा रिलेटिविटी क्वेश्चन है। तो ये रिलेटिविटी क्वेश्चन है, ये प्लांक्स का क्वेश्चन है, ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है। तो हमारा जो सही आंसर है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, यहाँ देख के ही पता चल सकता है एनर्जी और मास में दोनों बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी हमारा न्यूक्लियाई से रिलेटेड है, और यहाँ पे पूछ रहा है द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा। लैम्डा में जो डीके कांस्टेंट है वो दिया हुआ हमारा, ठीक है। इसका हाफ लाइफ टाइम निकालना कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, क्या है, ठीक है। तो हमारा जो डीके कांस्टेंट का जो रिलेशन है, रेडियो एक्टिव जो हमको रिलेशन है, यानी कि इक्वेशन जो है हमारा है, वो बताता है कि n = n, मतलब कोई भी हमारा नंबर ऑफ आइटम किसी भी टाइम का, तो एक सैंपल है, इसमें बहुत सारा हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, किसी भी समय उस समय उसका जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हम लोग n से नोट करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एलिमेंट, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद ये जो वैल्यू होता है n0 E = -λT, जहाँ पे हमारे ये लैम्डा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट इसको बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ, ये हमारा जो फार्मूला है हमारा डीके कांस्टेंट का, ठीक है। अब इससे मैं पूछा हुआ हाफ लाइफ का क्या होता है, हाफ लाइफ यानी कि आधा टाइम, मतलब उसका कोई भी एलिमेंट का जो आधी उम्र है वो कितनी होगी, तो आधा क्या हो जाएगा, इस टी को हम लोग हाफ कर देंगे, इस टी को हाफ कर देंगे। तो जैसे ही ये टी को हमारा टी हाफ हम जैसे ही करते हैं तो इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ। तो उस समय क्या होगा, जो हमारा उसकी जो टोटल अमाउंट है उस एलिमेंट का, जो टोटल न्यूक्लियाई है n0 है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि n0 का आधा हो जाएगा। आधा उम्र में उसका क्या हो जाएगा, टोटल आधा ना बचेगा, वो हमारा आधा एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पे टी हाफ में n हमारा जी क्या हो जाएगा, n0 का आधा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं n0/2 पुट करते हैं तो इधर आ जाएगा n0 / -λ, और यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ। टी हाफ यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका टी हाफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये n0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, इधर आ जाएगा लॉग में चला जाएगा, तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, ये टर्म हमारा बच जाएगा, यानी कि -λT/2 बच जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। अब क्या है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा log E1 - log E2 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा -λT हाफ आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो लैम्डा = हो जाएगा वो हमारा बच जाएगा ये log E/T हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टी हाफ पूछ रहा है, हाफ टाइम पूछ रहा था, ये जो टी हाफ जो होगा वो आ जाएगा log E2 / लैम्डा। ये कोई ऑप्शन मिल रहा है इसे, सेकंड से मिल रहा है। चलिए, तो हमारा इसका सही जो आंसर है वो सेकंड वाला है। क्लियर, चलो
क्वेश्चन नंबर 9, एक और आसान क्वेश्चन। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर में हो होता है वो किसके कारण होता है? होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या होल्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या फिर नहीं होल्स के कारण नहीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण? नहीं, तो किसी के कारण तो होना चाहिए। आपकी ये किसी कारण होगा, ये देखते हैं। तो ये दोनों के कारण होता है, होल्स के कारण भी और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हमारा जो चार्ज कैरियर रहता है, दो टाइप का चार्ज कैरियर होता है, एक होता है होल होता है और एक रहता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दोनों के कारण ही हमारा कंडक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों के कारण ही हमारा कंडक्शन होता है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 के ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 20, एक और सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन ग्रुप ए का ये है कि द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट में जो आउटपुट की संख्या है वो कितनी है, कितनी नंबर है, कितने आउटपुट्स होते हैं? तो हम लोग जानते हैं सिर्फ एक आउटपुट होता है, इनपुट बहुत सारा होता है। अगर और गेट की बात करते हैं तो और गेट में हमारा क्या होता है, और गेट की बात करते हैं तो ये आउटपुट एक होता है, इनपुट बहुत सारा ले सकते हैं। इन जनरल अभी हम लोग 12 में इस जनरल 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकता है। एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट का भी वही हाल, एक से दो से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, बट आउटपुट एक ही होगा। अगर नॉट गेट की बात करते हैं तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन अगर तीनों को देखें तो आउटपुट मेरा सिंगल ही होता है। तो इसीलिए हमारा इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप 1 आज ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में ग्रुप बी को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।